गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पाइल्स, हेमराइड्स भी बोलते हैं और हमारे आम मातृभाषा में हम बवासीर जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मेरे पास इसके पेशेंट्स भी अक्सर बहुत आते हैं। रीजन यही रहता है कि हम जब पाइल्स बढ़ता है, बवासीर बढ़ती है, तो कई बार हमारे डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि आप वो करवा लो, ऑपरेट करवा लो, या मरीजों को लगता है कि अब मुझे ऑपरेट करवाना पड़ेगा, अब थोड़ा एक बार होम्योपैथ से मिलते हुए चले। तो उस वजह से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पाइल्स, अगर किसी को भी ये इश्यू आता है, वेट मत करो आपके जब तक आपको ऑपरेट सजेस्ट नहीं करा जाता कि आपको ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेट के लिए आपको सजेशन नहीं दिया जा रहा, तब तक आप ना जाओ। आप उससे पहले भी हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं या हम उसका रख रखाव ऐसे कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं जिससे हम सही भी हो सकते हैं। और अगर हम शुरुआती दिनों में ही शुरुआती इश्यूज जब हमारे आते हैं उसी में अगर हम होम्यो यूज कर लें तो अच्छा रिजल्ट भी देती है और हम सही भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये हेमराइड्स पाइल्स होता क्या है। होता क्या है कि जो हमारा एनल कनाल है उसके नीचे इन्फ्लामेशन और स्वोलन, जो वहाँ एनल टिश्यू होता है ना, उसकी इन्फ्लामेशन, वो जब सूज जाता है नीचे एनस, तो वो जो कनेक्टिव जो टिश्यू इकट्ठा हो जाता है वो उसमें सूजन आ जाती है, उसी को ही हम उसको बोलते हैं पाइल्स हो गया या हेमराइड्स हो गया। और उसके अंदर उसकी ब्लड वेसल्स भी बहुत रहती हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स भी हो जाती हैं। तो उससे जब वो सूजता है, वो एरिया इनर कनाल सूजती है, वो जो टिश्यू सूज जाता है, सूजन की वजह से ही वहां पे हमें इश्यू आता है, जैसे कि पेन होना, जब कई बार हमारे फिशर्स व क्रैक्स पड़ जाते हैं, या कई बार हमें थोड़ा सा प्रोट्रूजन, कुछ मस्सा या वॉट्स जैसा महसूस होने लगता है कि वहां पे कुछ बाहर निकल आया है मेरे अंदर से, ऐसे लग रहा है जैसे फिंसी हो गई है। वो दो टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनल की एनस के अंदर की तरफ को जब सूजन ज्यादा हो, जैसे 2-3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ को सूजन ज्यादा होती है तब। और एक्सटर्नल जब हमें बाहर की तरफ को मस्सा दिखने लग जाए, महसूस होने लग जाए हमें एनस पर, रेक्टम पे ना, वो होता है एक्सटर्नल पाइल्स। बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पाइल्स का बेसिक रीजन क्या है। जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि हर बीमारी को पहले समझना चाहिए कि ये कहाँ हमें दिक्कत कर रही है, पाइल होता क्यों है, सबसे पहले ये समझना है हमें। वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन कब्ज क्यों रहती है हमें, जब हमारी पाचन क्रिया ही सही ना हो, हमारा डाइजेशन हमारा वीक होता है तब। तो अगर हम काम पाचन क्रिया मतलब डाइजेशन पे करते हैं और हम खुद को ये कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, तो पाइल्स का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर ना पेट सही रहेगा तो मोशन सही से आएगा, तो हमें पाइल्स का इश्यू नहीं रह सकता। तो कुछ और इसके जो कारण है, एक तो बहुत लंबा टाइम तक कॉन्स्टिपेटेड हो जाना। कई बार कुछ लेडीज को जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पाइल्स को बहुत मैटर करा जाता है कि तब होती है जिनका वजन ज्यादा होता है उनका। जो लोग बैठने का काम ज्यादा करते हैं, सारा दिन सिटिंग जॉब है उनका, चलना फिरना कम होता है, या उनके लाइफस्टाइल इश्यूज ऐसे हैं कि वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, उनका। और भी जैसे छोटे छोटे कारण है, कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस में भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है जिसकी वजह से हमें पाइल्स हो सकता है। जो खाने पीने का आजकल, जैसे आजकल के बच्चे खास करके जंक फूड ज्यादा खाते हैं जिसमें फाइबर का बहुत कम होता है, उसके अंदर फाइबर कम होता है उनके खाने में, वो एक इशू है। या फिर स्ट्रेस लेवल जिसका ज्यादा हो, लेजी लोग हों। अब देखते हैं कि ये सब कारण कैसे हमें मैटर करते हैं। लेजी होना मतलब हमारी पाचन क्रिया वीक होनी, वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, बैठ के खाना ही खा रहे हैं, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेटेड हम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पाइल्स आना ही आना है। जिनका जो तनावग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा रखते हैं, उनकी भी पाचन क्रिया वीक होती है। जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, अपना स्ट्रेस शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नहीं तो अपने किसी डॉक्टर के साथ।
स्ट्रेस फ्री होना भी उतना ही जरूरी है अपनी पाचन क्रिया को फास्ट करने के लिए। जो लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, अपने लाइफस्टाइल इशू ऐसे बना रखे हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, काम 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 काम, और काम भी सिटिंग जॉब ज्यादा है, उनका भी क्या है कि बैठना ही है, तो पाचन क्रिया नहीं रहती है। खाना खा के एकदम से सो जाना, पाचन क्रिया को फिर से वीक करना। ठीक है, पाचन क्रिया को कंटिन्यू रखना और उसको स्पीडी बना के रखना, बहुत स्पीडी भी नहीं, लेकिन उसको जो जेन्युइन उसका जो काम है वो तो हमें करने देना चाहिए ना, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर प्रेगनेंसी में एक रीजन रहता है कि यूट्रस का जब वजन पड़ता है नीचे की तरफ को, उसकी वजह से भी। एक और है जो मोटे लोग होते हैं, ओबेसिटी, वो भी एक रीजन रहता है कि हमारी पाचन क्रिया ही कम हो जाती है ना, उसके भी अलग अलग रीजन हैं। पीछे एक वीडियो में मेरा ओबेसिटी वाला गया था, वो आप प्लीज चेक करना। ठीक है, ये तो इसके रीजन जो हम कॉजेज देखते हैं कि ये कारण है। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे कि महसूस क्या होता है। एनस में बहुत दर्द होना, ड्यूरिंग मोशन, जब आप स्टूल पास करते हो तब, स्टूल का हार्ड आना, कई बार ब्लीडिंग आना, और कई बार हमें म्यूकस की तरह चिपचिपा सा हमारा स्टूल पास होता है वो। पेट में गैस बनना, खाने का दिल ना होना, वीकनेस होनी, बहुत ब्लीडिंग जब जाती है तो चक्कर भी आने लग जाते हैं, और इचिंग भी रहती है जब हमें स्टूल हार्ड होता है, और कई बार जब बहुत स्टूल हमें पतला आने लग जाए, डायरिया हो जाए बहुत ज्यादा, तब भी कई बार पाइल्स होती है, और कई बार एक्रिड स्टूल होने की वजह से उस समय एनस के आसपास खुजली या फिशर्स की इश्यू रहने लग जाता है। और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स को बाहर की तरफ एक मस्सा भी महसूस होता है, ग्रेप्स की तरह या एक ऐसी फिंसी की तरह। पेशेंट्स आके खुद ही बोलते हैं कि हमें एक लग रहा है, नहीं दो लग रहे हैं, या गुच्छे हैं हमारे महसूस हो रहे हैं। तो वो महसूस होता है जब वो, अब कारण जाने हमने और उसके लक्षण जाने। अब हम इसका उपचार देखते हैं। उपचार में जैसे हमने कारण देखे हैं कि क्या कारण आता है, अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी कम करेंगे हम। अगर हमें पता है कि हमारा स्टूल बहुत कॉन्स्टिपेटेड है तो हमें वहां वर्क करना है। कॉन्स्टिपेशन क्यों है हमको, हमें ये मालूम होना चाहिए। हमारा खान पान सही नहीं है, या हमारा लाइफ स्टाइल्स, हमारे इश्यूज आ रहे हैं, हम कोई वॉक नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइजेज नहीं है, वो बढ़ानी पड़ेगी फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग लेजी हैं उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। जिनकी पाचन क्रिया वैसे ही वीक है किसी और रीजन की वजह से, जैसे थायराइड हार्मोन जिनका इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से, या फैटी लिवर की वजह से, जिस भी वजह के कारण है, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि कॉन्स्टिपेशन दूर हो और उसके बाद आपको पाइल्स का इश्यू ना आए। ठीक है, घरेलू उपचार में हम क्या देखते हैं, हम फाइबर इंटेक पेशेंट का बढ़ाते हैं। मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आप आटा लेते हो तो वो विदाउट रूला लें, मतलब उसमें चोकर होना चाहिए, उसमें छान होना चाहिए। अगर आप, आपके घर में नहीं पसंद है वो आटा, तो आप बाहर से ब्रांड ले सकते हो, व्हीट ब्रांड ले सकते हो, आप अपने आटे में थोड़ा सा गूंद के वो बना सकते हो। आपको चोकर लेना ही लेना है, मतलब फाइबर लेना है। फाइबर इंटेक मतलब चोकर लेना ही नहीं है, आपको पल्प जो है फ्रूट्स के अलग अलग, जैसे हम जूसेस में पल्प्स निकाल देते हैं, पल्प्स आप जूसेस के साथ लीजिए। ठीक है, फ्रूट इंटेक बढ़ाइए, जैसे अमरूद है, पपैया है, इसके साथ साथ हम एप्पल ले सकते हैं। सारे फ्रूट्स इंटेक आप बढ़ा दीजिए, सैलड लीजिए, मूली लीजिए, खीरा लीजिए, तर लीजिए, ककड़ी लीजिए, ये फ्रूट इंटेक आप बढ़ाना है हमको। ठीक है, गॉड फैमिली भी आपको इसमें हेल्प कर सकती है। अब आते हैं मेडिसिन, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। जब भी मरीज आता है तो वो हमारे इसके इस पाइल्स टॉपिक के साथ साथ कि मेरे को ये पाइल्स है, इसके साथ साथ हमें कुछ और इश्यूज साथ बताता है, जैसे कॉन्स्टिपेटेड हूँ, मुझे स्टूल बहुत हार्ड आ रहा है, तो मेडिसिन वो पिक करनी है जहाँ पे स्टूल थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अगर तो स्टूल ही बहुत हार्ड है ना, बहुत बॉल लाइक आ रहा है, तो हम ब्राइनिया यूज कर सकते हैं। अगर मरीज को पेन ज्यादा है तो हमने पहले पेन कम करके फिर उसके स्टूल पे वर्क कर सकते हैं। मैं उसमें लोकल जो सिम्टम्स होते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स, वो वहां पे पिक करने की कोशिश करती हूँ, ना कि उसका सिमिलम कंप्लीट पिक्चर जो है मरीज की, वो कभी उस ऐसे केसेस में मैं शुरुआती दिनों में मैं नहीं लेती हूँ। शुरुआत दिनों में जो उसका पहला फेस दिखाता है मरीज, मेरी कोशिश रहती है कि वो निकलना चाहिए। उसमें क्या है कि अगर आपको स्टूल बहुत हार्ड है तो ब्राइनिया,
ठीक है। अगर स्टूल, कई बार मैंने पेशेंट्स में देखा है कि फर्स्ट हार्ड स्टूल है, देन सॉफ्ट है तो कल्केरिया फॉस। जो पेशेंट्स मेरे पास प्रेगनेंसी में लेके आते हैं तो कोलिनसोनिया मेडिसिन और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो मैं यूज कर रही हूँ, जिस मेडिसिन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। कुछ पेशेंट्स को डायरिया के साथ ये आता रहता है, उसमें मर्क्यूरियस एंड लैक्सिस। कॉन्स्टिपेशन के साथ रहे तो नक्स वोमिका, स्कूलस, सल्फर, ब्राइनिया। अगर बर्निंग बहुत रहती है, कैप्सिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हेमामेलिस एंड सल्फर। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो मैं देती हूँ हेमामेलिस, मेरी फर्स्ट चॉइस जो रहती है। अगर कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जब उनका ऑपरेट भी हो जाता है, उसके बाद होता है, हम कई बार ये समझ लेते हैं हमारे मरीज कि हमें ऑपरेट कर दिया है, अब हमें पाइल्स नहीं होगा। नो, पाइल्स तो अकेली बीमारी नहीं है। पाइल्स इंटरलिंक्ड है। पाइल्स तो कॉन्स्टिपेशन के बाद आती है ना। पाइल्स का आपने ऑपरेट करा लिया, वो एक बार सही हुआ है, दोबारा कभी भी हो सकता है जब आपको दोबारा कॉन्स्टिपेशन हुई। ठीक है। जब ऑपरेशन के बाद कुछ इश्यूज रहते हैं, उसमें हम होम्योपैथ एक स्टेफिसगेरिया मेडिसिन तो बहुत ही कॉमन यूज करते हैं आफ्टर ऑपरेशन, बहुत कॉमन है स्टेफिसगेरिया। इसके साथ में अगर सेकंड मेरी चॉइस रहती है बैलिस्ट्रेनिस। अगर हार्ड है, हेमराइड्स, उसको हार्ड फीलिंग है बाहर मसा, तो कॉस्टिकम, सीपिया, लैक्सिस। अगर पेशेंट को बहुत तीखा दर्द रहता है एनस में तो नाइट्रिक एसिड, ब्लीडिंग में भी नाइट्रिक एसिड मैं देती हूँ कई बार। अगर मरीज को दर्द रहता है उठते बैठते चलते फिरते तो कॉस्टिकम। ठीक है। ये मैं जो कॉमन मेडिसिन, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है। इसके बिना बहुत सारी मेडिसिन हमारे रेपर्टरी में, हमारे मटीरिया में है, अकॉर्डिंग पेशेंट टू पेशेंट। वो हम जब मरीज देखते हैं, कई बार कुछ ऐसा सिम्टम लेके आता है तो हमें मेडिसिन चेंज भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने कॉमन मेडिसिन शेयर करी हैं, आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर भी मेडिसिन के साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस इस बीमारी में रहा है वो ये है कि इसकी मैनेजमेंट, इसके जो हम डाइट बताते हैं उसके लिए कॉन्शियस कराना मरीज को, वो ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।